जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट का एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी और राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो वैसे तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। अब ऑप्शन में नहीं दिया है तो 200 सूक्त इन अग्नि देवता के लिए हैं, तो ऑप्शन में अग्नि देवता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? तो अग्नि देवता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म 599 में हुआ था, जो कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ था एडी। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब है। अगला, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए खैरात जो कि दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सम्राट दिए गए हैं, एक तरफ उनके मकबरे दिए गए हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा जो कि काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किसने की थी? तो सर थॉमस रो इनके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था? यह कथन किसका है? तो यह कथन लाला लाजपत राय का है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में इन पर लाठियां बरसाई गई थी। उस समय ये घायल हो गए थे, तब इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताएंगे आप लोग? तो ये जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे, क्योंकि 1947 कांग्रेस के 1946 कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उसके बाद 1947 में जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो कर्जन ने भारत का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? या उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क रख दिया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला,
एम्स्टर्डम की राजधानी है। तो एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो ये नीदरलैंड की राजधानी है। आप लोग बताएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई की राजधानी क्या है? तो दुबई की राजधानी क्या है बताएंगे आप लोग? तो दुबई की राजधानी अबू धाबी है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और इटली की राजधानी रोम है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? हिमालय, एंडीज, रॉकी या फिर यूराल पर्वत? तो यूराल पर्वत जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है और ये रूस देश में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है या फिर जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी के अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाद में इसके बाद किया गया, जो कि 1980 में किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। दोनों टाइम इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो CRR का रूप क्या होता है? तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? या आर्थिक कार्यों के क्षेत्र कितने भागों में बटे हुए हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जवाब हो जाएगा 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है और ये संविधान के 19A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 19A या 19 का के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो संसद जिसका अनुच्छेद 79 से संबंध है संविधान में, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिलकर बनी होती है संसद। आप इस तरीके से याद रखेंगे। इसकी एक ट्रिक है सरला। तो सा से संसद जो कि अनुच्छेद 79 है, रा से राज्यसभा जो कि 80 है और ला से लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो कि लीला सेठ थी। और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो कि लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए, जिसका जिक्र अनुच्छेद 157 के अंतर्गत किया गया है। 157 जो कि राज्यपाल की आयु से संबंधित है। अगला सवाल, जब किसी वस्तु के दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं, कई सारे दिखते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चींटी के डंक में जो कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल,
फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है ए, सी, के और डी। तो इनमें जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। तो आस्तीन का सांप इसके लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सलभ, चंचरीक, सिलीमुख या फिर मिलिंद। तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची जो कि सलभ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इनमें से सही वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ये सही वाक्य है। अगला, भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है? तो ये लागू किया गया है 1 मई 2022 से। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन है रोहतक, रायपुर, मथुरा, पूर्णिया। तो देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना पूर्णिया में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया गया है किसकी? NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया है, किस जिले में? तो तिनसुकिया में लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? तो ये किस नदी में पाया गया है? तो ये कावेरी नदी में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? तो इस वाहन का नाम है टोयोटा मिराई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, इन तीनों में चुनाव थे, जबकि सिक्किम में चुनाव नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेस वे के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा, तो पढ़ते हैं सबसे पहले ऑप्शन। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। सही है ये। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, ये भी सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 593.947 किलोमीटर, लगभग 594 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर
वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। ये गलत है, ये शाहजहांपुर से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि मैग्डलेना एंडरसन चुनी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्री तट की अनुमानित लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो इनमें से कौन सा देश जो कि आसियान का सदस्य नहीं है? तो चाइना नहीं है, चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वी हमिंगबर्ड जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो कि प्रेमचंद नाम से मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये आरिफा जौहरी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो थॉमस कप किसके द्वारा जीता गया है? भारत, इंडोनेशिया, चाइना या फिर डेनमार्क? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा थॉमस कप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार फिर पढ़ते हैं, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जल दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट हैं, कोई ना कोई पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।